ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई थी, दैट इज विकास इंजन। विकास इंजन क्यों? देखो, मेनली हमने जब भी ये लॉन्च व्हीकल्स पढ़े हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, मार्क वन, मार्क टू, मार्क थ्री, तो मोस्टली हमने ये पढ़ा है कि फ्यूल सिस्टम्स यूज होते हैं, फ्यूल यूज करके। तो हमने दिवाली के रॉकेट्स बस ये देखे कि बस हम उसमें आग लगा देते हैं और वो सीधा चले जाते हैं, बट उस तरह से नहीं होते हैं रॉकेट्स। रॉकेट्स में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, नोजल्स होते हैं, कूलेंट्स होते हैं, इंजन्स भी होते हैं। इंजन्स का पर्पस क्या होता है कि फ्यूल की मदद से वो चलते हैं, थ्रस्ट, जो इम्पोर्टेंट थ्रस्ट है, प्रोवाइड करते हैं। प्लस अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी हो मिसाइल की और लॉन्च व्हीकल्स की, या फिर थ्रस्टर्स लगाने हो इवन सैटेलाइट्स में, तो उसके लिए इंजन्स का यूज होता है। और अभी जो रीसेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं गगनयान के, तो गगनयान में कई सारे मॉड्यूल्स होंगे, इजेक्शन मॉड्यूल्स होंगे, और CES CEM बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, तो उनमें भी इन सब इंजन्स का यूज होगा। तो इसलिए विकास इंजन, इसका नाम किस पे रखा गया? विक्रम अम्बालाल साराभाई, विक्रम साराभाई का, तो इसलिए विकास इंजन। ओके। इसरो has successfully conducted third long duration hot test of liquid propellant विकास इंजन for गगनयान प्रोग्राम। So important thing is कि लिक्विड प्रोपेलेंट पे काम करता है विकास इंजन, सॉलिड या गैसेस पे नहीं, लिक्विड प्रोपेलेंट के लिए हम विकास इंजन यूज करते हैं। एंड द रीसेंट विकास इंजन अभी इतना नया नहीं है। इनिशियली इट वाज यूजिंग द फ्रेंच पार्ट्स, फ्रेंच से जो भी इंपोर्ट होते थे फ्रांस से, उससे वो यूज करता था, बट नाउ इट इज कम्प्लीटली इंडिजिनस। तो विकास इंजन इज अ इंडिजिनस इंजन। ठीक है, इंडिजिनस इंजन है और लिक्विड प्रोपेलेंट पे काम करता है। किस किस में काम आता है? पीएसएलवी में भी, जीएसएलवी में भी, और जीएसएलवी मार्क थ्री या LVM 3 भी कहते हैं। ठीक है, पीएसएलवी के सेकंड स्टेज में होता है। तो पीएसएलवी के हमने चार स्टेजेस देखे थे, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। तो सेकंड स्टेज लिक्विड स्टेज है। तो विकास इंजन विल बी यूज्ड इन सेकंड स्टेज ऑफ पीएसएलवी। जीएसएलवी की पहली जो स्टेज होती है वो सॉलिड होती है, बाकी लिक्विड। तो जीएसएलवी मार्क वन, मार्क टू में भी फोर स्टेजेस में विकास इंजन यूज होगा। ओके। अब इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, देखो, जीएसएलवी मार्क वन, मार्क टू और मार्क थ्री में डिफरेंस में हमने क्या देखा था कि जो उनकी कैपेसिटी है फ्यूल की, वो उनकी 40 टन यूटिलाइज कर सकते थे मार्क वन, मार्क टू। बट LVM 3 या फिर मार्क थ्री जिसे बोलते हैं, दैट कैन यूटिलाइज 55 टन। अभी टेक्निकल टर्म्स है, बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि जो उसमें फ्यूल यूज होता है विकास इंजन के लिए, तो इट इज डाई मेथिल हाइड्रोजीन, UDMH बोलते हैं। ठीक है। और ऑक्सीडाइजर जो है वो N2O4, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये यूज होगा टू क्रिएट अ थ्रस्ट ऑफ, अब ये नंबर्स भूल जाओ, बट बेसिक क्या है कि जो फ्यूल यूज होगा वो डाइमेथिल हाइड्रोजीन, UDMH शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है। सो इट इज वेरी ओल्ड इंजन, ऐसा नहीं कि रीसेंट इंजन है। इनिशियली इट वाज डेवलप्ड बाय लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर इन 1970s, बट एट दैट टाइम इट वाज यूजिंग इंपोर्टेड पार्ट्स, जो कि फ्रेंच फ्रेंच स्पेस एजेंसी या फिर अब जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वहां से इंपोर्ट होते थे, बट लेटर इंडिजिनसली डेवलप सारे पार्ट्स जो है अब इंडिजिनियस हो गए। ओके। LPSC के बारे में जान लेते हैं। LPSC इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फंक्शनिंग अंडर इसरो। ओके। अब गगनयान मिशन के लिए रिसेंटली इन्होंने टेस्ट किया है, इसलिए हम विकास इंजन की को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इस बार समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसके वैरायटीज हैं, अलग अलग वैरायटीज इसलिए हम देख रहे हैं बिकॉज जो उसमें यूज होगा गगनयान में वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट। तो दो तरह के हो गए मेनली, HPVE हाई थ्रस्ट विकास इंजन, और हाई प्रेशर या हाई स्पीड बोलते हैं HPVE। ठीक है, HPVE को और क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड विकास 2B इंजन बोलते हैं। दिस गिव्स अ थ्रस्ट ऑफ 800। तो हमने बेसिक जो विकास इंजन देखा था उसके थ्रस्ट कम था। थ्रस्ट क्या होता है? जो भी जब भी हम लॉन्च करते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा, अगर आप टैप वाटर, टैप या रबर रबर लगाओगे, रबर की नोजल को जैसे ही दबा देते हो, अगर उसका एरिया कम कर दोगे तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। ऐसे ही इनमें भी इंजन क्या करते हैं? नोजलिंग करते हैं। ठीक है, नोजल जैसे जैसे छोटा करेंगे तो उसके विकास इंजन क्या है, कैपेसिटी प्रोवाइड करता है लॉन्च व्हीकल्स को, कि वो अपना प्रेशर, जो फ्यूल का प्रेशर है उसे बढ़ा सके, या फिर फ्यूल का जो फ्लो है उसे स्लो कर सके और उसका थ्रस्ट जो है वो बढ़ा सके। ठीक है।
तो ये विकास इंजन की हेल्प से हम करते हैं। तो जैसे जैसे ये विकास इंजन की वैरायटीज बढ़ती जाएगी तो उसका थ्रस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये थ्रस्ट कितने का देता है? 800 kN का। नॉर्मल विकास इंजन से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है। इट इज मेनली यूज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ जीएसएलवी। सेकेंड क्या है? एचपीवी, हाई प्रेशर और हाई स्पीड। इट इज इन अ डेवलपमेंटल फेज। So it is a significantly modified version of विकास इंजन with a higher chamber pressure and thrust। ठीक है। जैसे जैसे हम कैपेसिटी इसकी बढ़ाते जाएंगे, हायर थ्रस्ट देते जाएंगे, तो इसका डेवलपमेंट और ये थ्रस्ट प्रेशर जो अभी बेसिक जो अभी हमें मिलता है वो 800 kN। यही जो भी मैं बताया, थ्रॉटलिंग क्या होती है, जो नॉर्मल भाषा में बताया कि थ्रॉटलिंग रबर के पाइप को अगर आप उसका फ्लो कंट्रोल करोगे तो फ्लो कंट्रोल करने को थ्रॉटलिंग बोलते हैं। जब आप टैप को स्लो करते हो, कम पानी आता है, तो वी थ्रॉटल द फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज थ्रॉटलिंग ऑफ विकास इंजन। ठीक है। तो उसके थ्रॉटल से हम क्या कर सकते हैं? थ्रॉटलिंग की मेनली रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिकॉज ऐसे क्या है कि आपने ट्रेजेक्टरी में एक लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च कर दिया, ओके, इट विल गो इन द ऑर्बिट। और ऑर्बिट में हो सकता है कि थोड़े एरर्स की वजह से जहां हम लॉन्च प्लेस करना चाहते हैं वहां ना हो पाए। अगर हमें विकास इंजन की हेल्प से थ्रॉटलिंग की वो फैसिलिटी मिल जाती है, तो उस थ्रॉटलिंग की फैसिलिटी की वजह से क्या पॉसिबल हो जाता है कि हम उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकते हैं। अगर हम थ्रॉटल से थोड़ा प्रेशर रिलीज करेंगे तो उसकी ट्रेजेक्टरी अगर वर्टिकल है थोड़ी ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। थ्रॉटल प्रेशर चेंज करके हम उसको, मेनली यही होगा कि उसकी नेविगेशन में और उसे प्लेस करने में इजी हो जाता है ड्यू टू द थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग मीन्स कंट्रोलिंग द जेट थ्रस्ट लेवल बाय मैनेजिंग द फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। ठीक है। तो थ्रॉटलिंग हम किस लेवल तक करते हैं? 67%। सेटलिंग द पावर ऑफ 67% इनेबल्स द सैटेलाइट टू फाइनली ट्यून इट्स स्पीड एंड ट्रेजेक्टरी। तो स्पीड भी चेंज हो सकती है एंड ट्रेजेक्टरी भी। तो थ्रॉटलिंग की डेफिनेशन में जाएं। थ्रॉटलिंग इज इंस्ट्रूमेंटल इन एडजस्टिंग द स्पेसक्राफ्ट स्पीड एंड ओरिएंटेशन। तो स्पीड और ओरिएंटेशन थ्रॉटलिंग की हेल्प से दोनों चेंज की जा सकती है। ठीक है। तो ये विकास इंजन था। विकास इंजन का गगनयान प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे यूज है? विकास इंजन जो अपना फर्स्ट मैन स्पेस इनिशिएटिव है उसमें यूज होगा, और इसका हाई थ्रस्ट वेरिएंट होगा। फर्स्ट मैंने बताया 800 kN था, उसका भी हाई थ्रस्ट वेरिएंट जो कि टेस्टिंग फेज में है वो यूज होगा। पहला जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल रहा है। महेंद्रगिरी में पहली सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हो गई। 25 सेकेंड्स के लिए हमने इसे टेस्ट किया था। द पर्पस ऑफ टेस्ट was to assess the engine's resilience under conditions exceeding in normal operating parameters। तो मेनली अभी गगनयान के टेस्ट जो किए जा रहे हैं, देयर मेन एम इज टू टेस्ट द सेफ्टी। ठीक है। अगर हमें ह्यूमंस भेजने हैं तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें हम गगनयान मिशन के थ्रू आउटर स्पेस में भेजेंगे, इन स्पेस, आउटसाइड द एटमोसफेयर हम भेजेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये सब टेस्ट चल रहे हैं। द इंजन नॉट ओनली मेट द टेस्ट ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो एग्जीक्यूटेड क्लोज अलाइनमेंट बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल। तो जितना प्रोडिक्शन टेस्ट जो है कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रोग्राम का क्या नाम था? द टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, जो कि क्रूशियल एस्पेक्ट है गगनयान का, डिजाइन टू एग्जीक्यूट अ हाई एल्टीट्यूड अबॉर्ट इन द इवेंट ऑफ अनॉमलीज ड्यूरिंग लॉन्च और पोस्ट लॉन्च। अब होता है लॉन्च में कई सारे रॉकेट्स जो होते हैं लॉन्च में ही एक्सप्लोड हो जाते हैं, देखा होगा। तो उसी का टेस्ट करने के लिए, बिकॉज अब ह्यूमन लाइफ वहां पे आ जाती है, तो इसलिए उसे टेस्ट करने के लिए कि जैसे मान लीजिए ड्यूरिंग लॉन्च या लॉन्च करने के कुछ सेकंड्स बाद ही अगर रॉकेट्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो कैसे जो क्रू मॉड्यूल है जिसमें क्रू रहेगा उसको कैसे सेपरेट करेंगे और कैसे उनकी सेफ्टी क्रू की इंश्योर करेंगे। तो टीवी-D1, जिसे कि टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन कहते हैं, टीवी-D1 व्हीकल इज इक्विप्ड विद मॉडिफाइड विकास इंजन featuring the crew module and crew escape system attached to its hull। तो क्रू मॉड्यूल है, क्रू एस्केप सिस्टम। वही टॉप जो मैंने पिछली बार एक रॉकेट दिखाया था गगनयान का जो होगा, टॉप पे क्या होता है? क्रू होता है। क्रू के रहने की जगह होगी। क्रू अभी जो स्ट्रैप्ड होता है जब लॉन्च होता है, तो क्रू मॉड्यूल में स्ट्रैप रहेंगे। और क्रू एस्केप सिस्टम जो टॉप में रहेगा, वो किस लिए था? उसका मेन पर्पस यही था कि जैसे ही लॉन्च के ड्यूरिंग या फिर आफ्टर द लॉन्च अगर कोई अनोमली होती है तो उन्हें सेफली वापस लाया जा सके या इजेक्ट किया जा सके। ठीक है। अब स्टेटस क्या चल रहा है अभी गगनयान मिशन का? कि पहले तो
इसका शेड्यूल था कि 2022 तक भी कर लेंगे, बट टाइम फ्रेम इंक्रीज कर दिया गया बिकॉज इसरो ने रिक्वेस्ट किया था कि टाइम फ्रेम इंक्रीज किया जाए टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सोयूज जो 1975 से जो रशिया भेजता रहा उसका भी सक्सेसफुल टेस्ट के बाद भी एक रॉकेट अभी बीच में सोयूज एक्सप्लोड हो गया था, बट ऑल दी एस्ट्रोनॉट्स वर सेफ। तो इसलिए उससे इंस्पिरेशन लेके भी इंडिया ने कहा कि हम फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट भी करेंगे, तो वो भी सेफ्टी इंश्योर करने के बाद ही। ठीक है, तो इसका अभी शेड्यूल क्या है कि अभी 2020 को में तो अभी टाइम निकल गया, बट अर्ली 2025 तक ये एक्सपेक्टेड है कि गगनयान पे सारी टेस्टिंग के बाद गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, उसमें से हमने अचीव क्या क्या कर लिया है, तो था एक क्रू एस्केप सिस्टम जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ था, TBD-1। ठीक है, और एक केयर 2016 में केयर, जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो भी गगनयान से एसोसिएटेड था। ठीक है, तो ये हमने अभी तक गगनयान मिशन में अचीव कर लिया है, और रिसेंट अभी नेक्स्ट मिशन है तो 2025 के स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम लॉन्च करें। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेस के। एक तो विकास इंजन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नया नहीं पुराना है, बट विकास इंजन एक तो इंडिजिनियस हो चुका है कम्प्लीटली, दूसरा गगनयान मिशन में भी यूज होगा। और मोस्टली जो हैवी लिफ्ट हमारे लॉन्चर्स हैं, GSLV मार्क 3, PSLV, इन PSLV के ज़्यादा लिक्विड प्रोपेल्ड स्टेज में विकास इंजन यूज होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये TBD मिशन की थोड़ी सी और डिटेल्स है, फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेस्ट व्हीकल सब सिस्टम्स को सही चेक करने के लिए ये रैंडम डिटेल्स है। बस ये है कि क्रू एस्केप सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट है कि क्रू एस्केप सिस्टम को ही टेस्ट करने के लिए ये TBD-1 मिशन किया गया था। ठीक है, तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्रू मॉड्यूल कैरेक्टरिस्टिक एंड डिसेलरेशन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन हाई एल्टीट्यूड्स एंड रिकवरी। तो जो क्रू मॉड्यूल है उसका ये कैसे वो स्लो डाउन होगा, डिसेलरेशन मतलब, और वापस जब हाई एल्टीट्यूड से वापस आएगा तो कैसे वो सेफली लैंड होगा, ये सारी टेस्टिंग इस मिशन के थ्रू हुई थी। ठीक है, नॉर्मल रॉकेट यूज किया गया था पिछली बार जब टेस्ट किया गया था, तब GSLV मार्क 3, जो कि उसमें पैसे बहुत लग गए थे, 300-400 करोड़। तो इस बार शायद इसरो को बजट कम दिया, उनसे कहा गया था कि अब कम बजट में जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं वो कम में करें, तो उन्होंने फिर नॉर्मल रॉकेट्स के थ्रू टेस्ट किया था। तो द टेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द रॉकेट राइजिंग टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 17 किलोमीटर। ठीक है, तो अवार्ड सिग्नल ट्रिगर किया गया, मान लो एक अनोमली को बस एक टेस्ट किया गया, फिर उसके बाद सेपरेट हुए क्रू मॉड्यूल, और पैराशूट वगैरह खोल के बे ऑफ बंगाल में वो लैंड किए, और उन्हें ट्रैक करके, उसमें कोई था नहीं टेस्ट, बस सिर्फ क्रू मॉड्यूल का टेस्ट किया गया था। ठीक है, देयर वाज नो ह्यूमन इन दैट। ठीक है, फिर शिप्स के थ्रू, इंडियन नेवी के थ्रू उसे रिकवर भी कर लिया गया, तो द टेस्ट वाज सक्सेसफुल। ठीक है, ये था गगनयान और विकास इंजन के बारे में। ठीक, अभी क्या मिसाइल सिस्टम्स में हम देखेंगे कि पिछली बार भी हम लोग स्पीड्स और वो देख रहे थे ना, हम स्पीड जो भी कैलकुलेट करते हैं मार्क में करते हैं। ठीक है, M/8 मार्क, जो कि कंपैरिजन की इट इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड से हम कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले उसमें हम घुसने से पहले पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए। ठीक है, तो क्वेश्चंस मोस्टली जो पूछे जाते हैं इस सेक्शन से, स्पेस सेक्शन से, स्पेशली डिफेंस सेक्शन से, वो होता है कि रिसेंट में जो भी टेस्ट हुए हैं उस बेसिस पे पूछे जाते हैं। कोई अगर मिसाइल लॉन्च हुई है, कोई नया डेवलपमेंट हुआ है डिफेंस में, कोई हमने डिफेंस डील की है उसमें कुछ नया नई टेक्नोलॉजी बाय की है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन, यानी कि करंट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है, बट जैसे कि हमने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। तो अगर अग्नि 5 की या रिसेंट टेस्टिंग होती है तो हो सकता है अग्नि प्रोग्राम के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देके वो भी देख लेंगे उसके शॉर्ट शॉर्ट डिटेल्स, ताकि अगर उसके अराउंड भी क्वेश्चन पूछे जाए तो वो भी हमारे कवर हो जाए। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight। इसे ध्यान से पढ़ो, अभी देखो आगे हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा क्या डिफरेंस, फिर आंसर कर पाओगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of the flight। Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile
while BrahMos is a solid fuel intercontinental ballistic missile. ठीक है, ये क्वेश्चन एक हो गया। एक दूसरा, with reference to Agni 4 missile, which of the following statements is are correct? It is a surface to surface missile. It is fueled by liquid propellant only. It can deliver 1 ton nuclear warheads about 7500 kilometers away. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। हम देख लेते हैं सोनिक और सबसोनिक, जो भी हमने क्वेश्चन में देखे ना, वो होते क्या है। ठीक है, तो सबसोनिक मतलब 0.8 मार्क से कम जो होगा वो सबसोनिक लेवल, यानी स्पीड ऑफ साउंड से, ये स्पीड ऑफ साउंड जो होती है 343 मीटर पर सेकेंड होती है, उससे जो कम है वो होती है सबसोनिक स्पीड। ओके, ट्रांससोनिक स्पीड ऑफ साउंड के अराउंड, कम या ज्यादा थोड़े आसपास, वो होगा ट्रांससोनिक, 0.8 से 1.3। ठीक है, सोनिक एग्जैक्टली जो स्पीड ऑफ साउंड को मैच कर रही है उसे क्या बोलते हैं, सोनिक। तो कभी कभी ऐसे साउंड्स की वो भी होते हैं, कहीं कहीं नेचर में उन्हें सोनिक बूम बोला जाता है, कभी ये भी वर्ड आ जाता है, तो उससे यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको मैच करती है वो हो गई सोनिक। 1.3 से लेके 5 तक जो भी स्पीड होगी वो होगी सुपरसोनिक स्पीड, और 5 से 10 हाइपरसोनिक। ठीक है, तो हाइपरसोनिक में ही अभी तक हम लोग डील कर रहे हैं। अब हाइपर वेलोसिटी उसके बाद 10 के ऊपर जो भी होगी वो हाइपर वेलोसिटी में काउंट होगी। ठीक है, एक तो ये स्पीड्स के बारे में हो गया कि स्पीड्स होती है। दूसरी चीज हमने मिसाइल में क्या देखी, कि कह रहे हैं कि एक क्रूज मिसाइल है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। एक्चुअली ये होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, जो जेट पावर्ड है। जेट पावर्ड मतलब कि जैसे कि एरोप्लेन चलता है, पैरेलल चलता है ग्राउंड के, है ना, जेट्स भी बोलते हैं उन्हें, तो जेट इंजन बोलते हैं, यानी कि जो पैरेलल चल रही है ग्राउंड के, इन डायरेक्शन पैरेलल या वर्टिकली, बट वो जेट पावर्ड है। ठीक है, फ्री फॉल नहीं है उनका, ग्रेविटी ग्रेविटी की हेल्प नहीं है, फ्री फॉल नहीं। तो वो हो गई क्रूज मिसाइल। द मिसाइल इज क्रूजिंग अराउंड द फ्लोर। अब वो ग्राउंड के पास भी हो सकती है ना, ग्राउंड से डिस्टेंस पे भी हो सकती है। मोस्टली जो है एटमोसफियर एटमोसफियर के अंदर ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो अंडर 11-12 किलोमीटर, तो सूटेबल किसके लिए होंगी, रडार डिटेक्शन से बचने के लिए। ठीक है, रडार्स मोस्टली क्या होते हैं, या एटमोसफियर के ऊपर होते हैं या उस रेंज में होते हैं, तो रडार डिटेक्शन से बचने के लिए अगर ग्राउंड ही ग्राउंड, अगर जो हॉलीवुड मूवीज देखते हो तुम लोग, तो कई मैं मूवीज में फ्लाइट देखी है, जो मिसाइल्स बहुत ही पास ग्राउंड के जाती है, पानी के ऊपर से भी दिखाते हैं कि हाँ वो जा रही है, वो क्रूज मिसाइल होती है मोस्टली। उनका मेन पर्पस ये होता है कि रडार डिटेक्शन से बचें। ठीक है, they differ from ballistic missile in that they fly towards the target at lower altitudes. So they remain within the Earth's atmosphere throughout their trajectory. ठीक है, they are propelled by jet engines and they can be launched from ground, air और sea platforms. ठीक है, तो तीनों से हम, तीनों फोर्सेस इसे यूज करते हैं, तीनों फोर्स जगह से हम लॉन्च कर सकते हैं। The cruise missile remain within the atmosphere for the duration of their flight and can fly as low as few meters of the ground. ठीक है, इनका एडवांटेज है, रडार डिटेक्शन से बचने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फ्लाइंग लो टू द सरफेस ऑफ द एक्सपेंड्स मोर फ्यूल, बट डिसएडवांटेज क्या है, फ्यूल ज्यादा लगेगा, जेट प्रोपेल्ड है। ठीक है, पूरी फ्लाइट में उन्हें जेट प्रोपेल्ड है, तो पूरी फ्लाइट में फ्यूल चाहिए, जहां तक हमें टारगेट तक हमें फ्यूल की जरूरत होगी। ठीक है, बट एडवांटेज ये है कि दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आती है बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, अब जैसे क्रूज मिसाइल्स हमने देखा, क्रूज मिसाइल्स में फ्यूल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो फ्यूल, इतना फ्यूल देके प्लस पेलोड ऑफ जो भी बॉम्ब वगैरह उसमें अटैच करना है, पेलोड वो होगा, तो उसके वजन की वजह से ज्यादा हम उसे दूर तक नहीं भेज पाते। ये क्रूज मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज में, तो उसकी सोल्यूशन होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स में हम क्या करते हैं, थोड़ी दूर हमने लॉन्च कर दिया, मान लो पैराबोलिक वे में, कि जैसे हम बॉल फेंकते हैं। ठीक है, उन्हें लॉन्च कर दिया एटमोसफेयर में, उसके बाद जो उनकी फ्री फॉल होगी, ठीक है, वो बिना जेट के होगी। ठीक है, बिना फ्यूल के होगी, या दो तीन स्टेजेस में भी हो सकता है। अगर हमें रेंज बढ़ानी है तो दो तीन स्टेजेस में, कि हाँ एटमॉस्फेयर तक एंटर करने के लिए एक स्टेज, एक सॉलिड फ्यूल यूज हुआ, फिर आउटसाइड द एटमॉस्फेयर जो है दूसरा हो गया,
फिर थोड़ी दूर तक और हो सकता है, थोड़ी दूर तक और फ्यूल यूज होके और दूर और ज्यादा स्पीड में उनसे हम लॉन्च कर सके। बट मोस्टली ये क्या होता है कि जो भी उनका फ्री फॉल होता है वो विदाउट फ्यूल होता है। जेट प्रोपेल्ड नहीं होते तो उनका जो भी ट्रेजेक्टरी होगी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी। वो लॉन्च होते हैं बैलिस्टिक्स, ऊपर जाके फिर नीचे आते हैं, यानी कि मोस्टली जो उनका ट्रैवल पाथ होता है आउटसाइड दी एटमोसफेयर होता है। ठीक है, उनकी रेंज पे डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा रेंज की है तो डेफिनेटली आउटर एटमोसफेयर के थ्रू ही होके जाएंगे। कम रेंज की हो सक है तो हो सकता है विद इन दी, जो कि कम रेंज की जो भी मिसाइल होती है उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं, उन्हें बोलते हैं टैक्टिकल। ठीक है, टैक्टिकल में के आसपास या लिमिटेड रेंज में अगर हमें करना है, तो इसीलिए जब न्यूक्लियर की भी बात करेंगे तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स अगर उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, तो टैक्टिकल का मतलब होता है कि एक डेफिनेट रेंज में, कि एक एक स्मॉल सिटी या एक ब्लॉक या ऐसा कुछ उड़ाने के लिए वो टैक्टिकल वॉरहेड यूज कर रहे हैं। और अगर मेन वेपन ही है, थिएटर जिसे बोलते हैं, थिएटर भी कि बड़ा, तो उसे थिएटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल रेंज के लिए या स्मॉल डेफिनेट टारगेट के लिए वो टैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो बैलिस्टिक्स का ये एडवांटेज है कि लॉन्ग रेंज तक भेज सकते हैं बट रडार डिटेक्टेबल होती है। ठीक है, तो ये इनका डिसएडवांटेज है। फ्यूल बचता है इसलिए हम इनकी रेंज बढ़ा सकते हैं। तो these are powered initially by a rocket or series of rockets in stages, but then follow an unpowered trajectory that arches towards upwards before descending to reach its intended target. ठीक है, they can carry either nuclear or unconventional warheads. अब मोस्टली क्या होता है कि क्रूज मिसाइल से न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्च करने की नहीं सोचेंगे, बिकॉज शॉर्ट रेंज होती है। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज में लॉन्च करने का मतलब है कि आप भी इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वॉरहेड क्या, और जेट पावर्ड है तो ज्यादा हैवी पेलोड जो है या बॉम्ब कैरी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्यादातर जो न्यूक्लियर केपेबल होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं। ठीक है, देयर आर फोर जनरल क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन देयर रेंज। ठीक है, शॉर्ट रेंज कितनी है, विद इन 1000 किलोमीटर जो होंगी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को SRBM बोलते हैं, या टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं। मीडियम रेंज वाले को विद इन, मीडियम रेंज होती है 1000 to 3000 किलोमीटर, ऑल्सो नोन एज थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल्स। इंटरमीडिएट 3000 to 5500 kilometers, long range more than 55, also known as intercontinental। ओके, और स्ट्रेटेजिक। ठीक है, तो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक में डिफरेंस क्या है, टैक्टिकल जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए होगा, स्ट्रेटेजिक जो है इंटरकॉन्टिनेंटल होगा। ठीक है, मोर देन 5500 किलोमीटर इनकी रेंज होगी। ठीक है, और वही है मेनली मिसाइल्स में क्या, जितना आप अगर उनका लोड बॉम्ब की अगर आप वेट कम कर देंगे तो उतना ज्यादा रेंज वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंज इसलिए एक रेंज होती है कि किस रेंज तक वो ट्रैवल कर सकते हैं। रेंज उसी पे वेट, कितना वेट वो कैरी कर रही है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल है, रशिया कैन हिट शिकागो फ्रॉम ICBM। ठीक है, सो रशिया हैज द कैपेबिलिटी टू हिट 9,000 किलोमीटर। हमारे पास अभी उतना नहीं है, बट वी हैव डेवलप्ड एन ICBM रिसेंटली। तो ICBM कैपेबिलिटी हमारे पास है अराउंड 5500 किलोमीटर की। ठीक है, ये सिर्फ एक, इनका इतना ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बस ये है कि ऐसी मिसाइल्स ऐसे ही बताई जाती है कि ये सैम है। ठीक है, सैम क्या, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम। ओके, दीज आर सैम्स। कैसे, सरफेस टू सरफेस हो गई, सरफेस से सरफेस जो भी, जमीन से जमीन की लड़ाई, तो जमीन से ही सरफेस से लॉन्च की, सरफेस में ही अटैक किया, वो सरफेस हो गया। इस कैटेगरी में कौन कौन सी आती है, पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर। अगर हमें मेनली किसमें यूज होगी, इंटरसेप्ट करने में, डिफेंस में। ठीक है, जब भी हमें डिफेंड करना है, कोई मिसाइल का अटैक हम पे हुआ है, लॉन्च थ्रू जेट्स, एरोप्लेन्स और फाइटर जेट्स के थ्रू जो भी लॉन्च होती है, उनको डिफेंड करने के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है, टू अटैक द एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स, इनको इंटरसेप्ट करने के लिए, या फिर मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने के लिए जब हम डेवलपमेंट जो करते हैं डिफेंस सिस्टम्स की, उसमें भी सरफेस टू एयर मिसाइल्स यूज होंगी। इस कैटेगरी में आकाश, MR, सैम आती है। एयर टू सरफेस जो हम प्लेन में यूज करते हैं अपने, ठीक है, एयर से जो मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हो गई, हेलिना, रुद्रा हेलीकॉप्टर से जो लॉन्च करते हैं। ठीक है,
एयर टू एयर, जब एयर फाइट होती है दो जेट्स के बीच में तो एयर टू एयर हो गया। ठीक है, उसमें से एक एग्जांपल है अस्त्रा। शिप टू शिप, अब शिप में मेनली क्या होता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल तो होती है, ब्रह्मोस जो है, जो कि इंडिया और रशिया के कोलाबोरेशन से मिली है। तो ब्रह्मोस, रशियन कॉस्मोस और ब्रह्म, अपना दोनों का मिला के ब्रह्मोस जो है, ये मिसाइल ब्रह्मोस सिस्टम को बाद में पढ़ेंगे। फिर शिप टू एयर है, ऐसी सिंपल ये कि जहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ अटैक कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रैजेक्टरी वो मिसाइल की वो बताती है कि कौन सी कैटेगरी में आती है। बस कुछ एग्जांपल्स है इनके नाम के। शिप टू एयर में बराक 8 आती है, सबमरीन से लॉन्च होने में K-15 आती है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस पृथ्वी अग्नि ब्रह्मोस, मोस्टली जो ज्यादातर हम जो पढ़ेंगे वो सरफेस टू सरफेस होंगी। ठीक है, एयर डिफेंस करने के लिए हमें हमारे पास सरफेस टू एयर है, आकाश और एमआर है। ठीक है, अब क्या है कि रिसेंट में ज्यादातर जो टेस्ट हुई है वो अग्नि मिसाइल की टेस्ट हुई है, और मोस्ट रिसेंट कौन सी है, करंट में पड़ी हुई MIRV सुनी होगी, मल्टीपल बॉम्ब्स जो लॉन्च कर सकते हैं अग्नि 5 मिसाइल के थ्रू। तो अग्नि 5 की हेल्प से MIRV टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है रिसेंटली March 11 में ही, तो इसलिए अग्नि सीरीज जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम अग्नि सीरीज की बेसिक मिसाइल जो है वो पढ़ेंगे कि क्या क्या करते हैं। कि अग्नि 1 जो है वही होगा, ग्रोथ धीरे धीरे होती जाएगी। सबसे पहली अग्नि 1, इसमें नाम एकदम क्लियर है, नोमेनक्लेचर अग्नि 1 अग्नि 2 अग्नि 4, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पढ़ लेगी। अग्नि 1 मिसाइल जो है पहला टेस्ट लॉन्च 2003 में सक्सेसफुल हुआ था, और इट वाज फर्स्ट डिप्लॉयड बाय इंडियन आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। अब है कौन सी है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक, SRB हमने पढ़ा, लेस देन 1000 होती है, बट अगर पेलोड उसमें, यानी कि बॉम्ब अगर कम साइज का है तो उसे थोड़ी सी रेंज हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका अप टू लिखा हुआ है, अप टू 1200 किलोमीटर विद लाइटर पेलोड्स। ठीक है, फिर भी स्टिल क्वालिफाइड एज मोस्टली SRB है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर। अभी क्या है, कहाँ से लॉन्च हो सकती है, रेल बेस प्लेटफॉर्म और रेल मोबाइल ट्रांसपोर्टर। ये क्या है कि इनके जो, जैसे रेलवेज के पीछे कंटेनर्स होते हैं, जैसे ट्रक्स देखें, ट्रक्स में मोबाइल यानी कि इट इज मूवेबल, ट्रक्स के पीछे लॉन्चर्स होते हैं, उसके थ्रू लॉन्च की जा सकती है। अग्नि 1 के बाद अग्नि 2। अब अग्नि 1 न्यूक्लियर केपेबल नहीं थी, बट अग्नि 2 इज न्यूक्लियर केपेबल हो जाती है। ठीक है, ये भी सरफेस टू सरफेस है, मीडियम रेंज है। ठीक है, 1000 to 3000 इसकी रेंज होगी। तो मेनली क्या है, रेंज इसकी है 2000, और जैसे पेलोड हम डिक्रीज करेंगे तो रेंज कैन बी इंक्रीज अप टू 3000 किलोमीटर। ठीक है, 1 टन तक का पेलोड कैरी कर सकती है अग्नि 2 मिसाइल। ठीक है, अग्नि 3 बढ़ी, तो फिर इसका रेंज क्या इंटरमीडिएट हो गया, रेंज इसका होगा 3500। अब इसमें एडिशनली क्या हुआ अग्नि 3 में, देखो डिफरेंसेस कैसे हो, अग्नि 1 के बाद अग्नि 2 न्यूक्लियर केपेबल हो गई। ओके, इसकी रेंज बढ़ गई। अग्नि 3 में क्या हुआ, अग्नि 3 में एक एडिशनल चीज आई है, सर्कुलर एरर टॉलरेंस। वो क्या करती है कि जो उसकी एक्यूरेसी है उसको बढ़ाती है। ठीक है, तो टारगेट्स पे एम करना है तो उसकी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने के लिए सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी कि CEP जो है टेक्नोलॉजी, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाती है। इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज, इसकी रेंज हो गई है अप टू 3500 किलोमीटर, और थोड़ी सी बढ़ाई भी जा सकती है, पेलोड जैसे ही हम कम करेंगे तो इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये अग्नि 3, अग्नि 4, पहले अग्नि 2 प्राइम बोलते थे। ये भी इंटरमीडिएट रेंज है, बट इसकी रेंज अग्नि 3 से कितनी है? ये है 4000। सिमिलर ये भी सरफेस टू सरफेस है, 1 से 4 तक जितनी भी देखी हमने सरफेस टू सरफेस है। और इसकी एक एडिशनल चीज है, बताया था जब भी इतने फ्यूल्स यूज होंगे ना इनमें, जो भी फ्यूल्स यूज होते हैं सब में सॉलिड फ्यूल्स ही यूज होते हैं। ठीक है, जो हमने लिक्विड फ्यूल्स देखे थे हम लॉन्चर्स में देखे थे, बट जितने भी ये मिसाइल्स हैं, अटैक मिसाइल्स हैं, ठीक है, डिफेंस के लिए हम यूज करते हैं, इनमें मोस्टली सारे सॉलिड फ्यूल्स ही होंगे। ठीक है, अग्नि 4 मिसाइल में रिसेंट सिस्टम हो गए, अब इससे इसमें भी सर्कुलर एरो प्रोब था, बट इसकी एक्यूरेसी और बढ़ गई।
एक्यूरेसी यानी कि विद इन 100 मीटर के रेडियस में कितनी एक्यूरेसी है कि जिसको एम किया है जिस टारगेट पे, तो विद इन 100 मीटर्स वो उस पे अटैक कर सकता है। ठीक है। और उसकी एक्यूरेसी और बढ़ाने के लिए इसमें क्या और एडिशनल चीजें हुई 3 के बाद, रिंग लेजर गाइरो बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, नेविगेट करने के लिए टारगेट तक पहुंचने के लिए। ठीक है। और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम, दो नेविगेशन सिस्टम इसमें अग्नि 3 के मुकाबले अग्नि 4 में बड़े हैं। जैसे अर्लियर और भी क्या कहते थे, अग्नि 2 प्राइम। ठीक है, अग्नि 4 इज सेम एज अग्नि 2 प्राइम। ठीक है। अब आती है अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल ने हमें एक उस क्लब में जोड़ दिया जब हम भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास भी एक हो गई। ठीक है। हम भी उस एलीट क्लब में आ गए। इंडिया फर्स्ट टू इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज 5000 to 5500 किलोमीटर। ठीक है। और इसमें भी सॉलिड फ्यूल ही होगा। न्यूक्लियर केपेबल है, विच यूजेस 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन। 3 स्टेज मैंने बताया कि वही स्टेजेस हैं पूरी बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या होता है कि अगर जैसे जैसे हमें रेंज बढ़ानी है तो हो सकता है आउटर एटमोसफियर में सेकंड स्टेज, पहली, जैसे जैसे रॉकेट का हमने देखा था कि जैसे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो जो जो यूज होता जाता है वो गिरता जाता है, सेपरेट होता जाता है। सिमिलर इसमें भी होता है, जब भी हम मिसाइल लॉन्च करते हैं तो बाकी जो जो फ्यूल के कंपार्टमेंट्स हैं जब यूज हो जाते हैं तो वो मिसाइल से अलग होते जाते हैं। जो मेन उसका फ्यूल का लास्ट पार्ट होता है वो जाके जो पेलोड है यानी कि बॉम्ब, इस केस में क्या है पेलोड बॉम्ब, उसको वहां डिलीवर करता है। ठीक है। न्यूक्लियर केपेबल है, सरफेस टू सरफेस है, सारी चीजें कॉमन चीजें क्या, सारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है सारी। ठीक है। सॉलिड फ्यूल्ड है। ठीक है, ये सारी इसमें सिमिलैरिटीज हैं। अब इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि 1.5 टन न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। तो ये टैक किस में आ गया, स्ट्रेटेजिक में आ गया। शॉर्ट रेंज में बताया था टैक्टिकल, तो ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक वेपन हो गया। ठीक है। तो इससे हमारा फायदा क्या है, इट पुट्स मेजर सिटीज इन चाइना विद इन आवर रेंज। ठीक है, तो हमारी डाइवर्जेंस भी बढ़ती है अग्नि 5 से। एंड इट इज अ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड विदाउट एन इंटरसेप्टर मिसाइल। अब ये है कि इसमें जैसे ज्यादा जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे तो हो सकता है कि मिडवे से हैक, जो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होगी, जितनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो मिसाइल्स भी क्या होती हैं, हैक होती है, उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। बट दिस इज फायर एंड फॉरगेट, तो बीच में इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, ना ही अपने एंड से। ठीक है, एक बार फायर कर दी तो कर दी। ठीक है। विदाउट डिफेंस सिस्टम की, विदाउट इंटरसेप्टर मिसाइल, इसे फिर फायर करने के बाद रोका नहीं जा सकता। ठीक है। इसलिए बोलते हैं इसे फायर एंड फॉरगेट, ट्रिगर दबाओ भूल जाओ। ये अग्नि 5। ठीक है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मिसाइल की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो है अग्नि 5। अब मोस्ट रिसेंट क्या है उसका, अग्नि 5 का यूज करके जो रिसेंट टेक्नोलॉजी बनाई है उसे बोलते हैं MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है। अब इससे क्या, जैसे हमने इसरो रॉकेट्स का यूज करके सैटेलाइट तो मल्टीपल ऑर्बिट्स में डाल रही थी, मल्टीपल सैटेलाइट्स, बट हम क्या कर रहे थे, हम अगर एक मिसाइल लॉन्च कर रहे थे तो एक ही टारगेट पे अटैक कर पा रहे थे। तो ये कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक ही मिसाइल लॉन्च करके कई जगह डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट बॉम्ब्स गिरा सके। सिंपली ये है MIRV। ठीक है, MIRV के थ्रू एक ही मिसाइल लॉन्च करके हम कई लोकेशंस पे अलग अलग बॉम्ब एक मिसाइल से गिरा सकते हैं। दैट इज MIRV, capable of delivering multiple nuclear warheads on a single missile. This was accomplished with the maiden test flight of Agni 5। ठीक है, अग्नि 5 की हेल्प से, अग्नि 5 पे ही MIRV टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। ठीक है, अग्नि 5 की ही हेल्प से, कोई अलग मिसाइल नहीं, अग्नि 5 में ही MIRV टेक्नोलॉजी ऐड की गई। ठीक है। मिशन का नाम है दिव्यास्त्र। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र है। इससे पहले एक मिशन शक्ति था। मिशन शक्ति क्या करता था, सैटेलाइट पे अटैक, मतलब जो सैटेलाइट गिराने के लिए जो हमने मिसाइल डेवलप की थी वो मिशन शक्ति था। ये है मिशन दिव्यास्त्र, और डेवलप्ड बाय DRDO।
ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी याद करने वाली है, क्योंकि ये ऐसे के ऐसे आ सकते हैं। ठीक। मिशन दिव्यास बाय DRDO विच डेवलप्ड MIRV टेक्नोलॉजी यूजिंग अग्नि 5 मिसाइल। ओके, कोई नई मिसाइल डेवलप नहीं की, एम आई अग्नि 5 मिसाइल पे ही MIRV टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये MIRV सिस्टम इंडिजिनस एवियोनिक्स, ये भी इंडिजिनस है। और हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं, तो इंडिजिनस है। इससे हुआ क्या है, इंडिया इज इन अ एलीट क्लब दैट इंक्लूड्स US, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड UK। तो याद करना क्या है इन्हें, वही द बिग फाइव, UN के परमानेंट मेंबर्स। ठीक है। उनके बाद इंडिया इस एलीट के क्लब में आ गया है, जिसके पास MIRV। पाकिस्तान भी कह रहा है हमने 17 में टेस्ट कर लिया है, और उनकी बात नहीं कोई सुन रहा है, तो एलीट क्लब में नहीं काउंट किया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है हमने भी टेस्ट कर लिया है, बट उनकी बात कोई मान नहीं रहा वैसे, तो हम इनको ही कैलकुलेट काउंट करेंगे। ठीक है। तो दिस वाज मिसाइल, मिसाइल की जो मेन इंपॉर्टेंट मिसाइल थी अग्नि सीरीज, उसकी स्टार्ट किया हमने। ठीक है। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन से, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं जो हमने पढ़ा उसके। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट propelled at subsonic speeds throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight। तो ये क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, राइट। ऊपर होना चाहिए क्रूज मिसाइल्स आर जेट propelled at subsonic speeds throughout their flight। ठीक है, क्रूज मिसाइल जो है अपने जेट पावर्ड होती है थ्रू आउट देयर पाथ। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, लॉन्च करके हम उन्हें ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है, 2-3 स्टेजेस तक ही वो पावर्ड होती है, उसके बाद ग्रेविटी के थ्रू ही लॉन्च होती है। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल है। ठीक है, तो यहीं पे गलत हो जाता है। ब्रह्मोस फिर पढ़ेंगे बाद में, तो ब्रह्मोस का भी देख लेंगे। ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल, तो अग्नि 5 से ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, नीदर वन नॉर टू। अब अग्नि 4 के बारे में आते हैं। इट इज अ सरफेस टू सरफेस, अग्नि सीरीज की सारी सरफेस टू सरफेस थी, तो वन तो करेक्ट है। ठीक है। इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, सारी सॉलिड फ्यूल्ड है, तो गलत हो जाता है। इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड, अबाउट 1 टन तो कर सकता है, 1000 kgs, लेकिन 7500 किलोमीटर अवे नहीं कर सकता। मिड रेंज है 3000-4000 किलोमीटर, अग्नि 4 की हमने पढ़ी 4000 मैक्सिमम है। ठीक है, 7500 किलोमीटर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाता है, वन ओनली। ठीक है, A1। ठीक है, तो देख लो ये हमने थोड़ी थोड़ी सी उसकी पढ़ी अग्नि 1 से अग्नि 5 तक, बट उसी में ही दो क्वेश्चन ऐसे आंसर हो गए, छोटी छोटी चीजों से। यही चीजें हैं थोड़ी थोड़ी सी याद रखने की, जो कॉमन चीजें हैं वैसे ही याद हो जाएंगी, जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा याद करने की जरूरत पड़ेगी कि डिफरेंस क्या है। बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये बना लो कि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे, फेजेस बढ़ेंगे, तो उनकी रेंजेस बढ़ती जाएगी। ठीक है। अगर वर्ड्स यूज करते हैं क्वेश्चन में, ये वर्ड्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी वर्ड्स के साथ ही खेलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कि दिस इज अ, अब उसमें लिख दिया है ऑप्शन में ही, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन या दिस इज अ टैक्टिकल वेपन, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, जबकि हो सकता है कि रेंज के लिए, रेंज की बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी क्लियर होगी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा एक दिन से याद करो, फिर अगला हम लोग ब्रह्मोस की बात करेंगे। ठीक है, डिफेंस सिस्टम, आकाश, SR-SAM, ठीक है, कई मिसाइल सिस्टम्स हैं, और जो मोस्टली उनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे जो रिसेंट है। ठीक है, बाकी अभी इनमें कोई क्वेश्चंस है तो। हाँ कृतिक। सर ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये कितने ऑल्टीट्यूड तक जाके रिटर्न करती है? डिपेंड करता है रेंज पे ना, जैसे अभी कभी वो पड़ा है मैथ्स में पैराबोला, जितना आपको डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, ठीक है, उतनी हाइट भी बढ़ती जाएगी, है ना, तो जैसे आउटर। एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगी, फिर री एंट्री में ये बर्न नहीं होगा जैसे स्पेसक्राफ्ट और मीटियोर्स बर्न हो अभी जाते हैं? जब अभी जब हमने एक वो पढ़ी थी,
एफ पार्शियल ऑर्बिटल। हाँ, अभी चाइना की जो पिछला जब पहला हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता हुआ था कि एक जो वो मिसाइल डेवलप की गई थी, जिन्हें हम ऑर्बिट में लॉन्च करते थे, ठीक है। हम्म। ऑर्बिट में लॉन्च करने के बाद फिर ऑर्बिट, आधे ऑर्बिट के बाद उन्हें वहां से रिलीज करते, टारगेट करने के लिए। पहले रशिया ने डेवलप किया गया था, बट उसने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया था 1960 के बाद से, ठीक है। एफओबीएम शायद बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर अभी चाइना ने रिसेंटली 2022 में फिर से किया था। तो जब वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल है कि आउटर स्पेस में जाके री एंट्री में जब भी जाए, तो जो बर्नआउट होता है उसके लिए केसिंग्स वगैरह होती है। तो बस ये कि कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, जो री एंट्री के लिए जो चीज़ें यूज होती है वो तो होगी, बट पर्पस उसका यही है कि रडार डिटेक्शन रेंज के भी ऊपर चले जाए फिर लॉन्च करे, ताकि रडार डिटेक्शन में भी दिक्कत हो, ठीक है। तो इसलिए बर्निंग होगी, बट उसकी टेक्नोलॉजी होती है उसे कवर करने के लिए, ठीक है। तो वो मेटल शीट्स वगैरह यूज होंगी। तो एटमोसफियर से ऐसी कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं है फिक्स, मैं कह दूँ कि बस इतनी रेंज तक ही जाती है। उसकी रेंज पे डिपेंड करता है कहाँ पे उसे लॉन्च करें। ठीक है। तो हाँ, दिव्यांशी। सर इसमें गाइडेड ट्रेजेक्टरी जैसा भी तो कुछ आता है ना, लास्ट ईयर कुछ पढ़ा था स्टेटमेंट्स में। अभी तो आएगा अच्छा। नेक्स्ट, ठीक है। अलग अलग मिसाइल से अभी अग्नि सिस्टम भी डिस्कस किया है, ठीक है। गाइडेड ट्रेजेक्टरी वाला भी डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरह की मिसाइल से भी बहुत बहुत अच्छी डेवलपमेंट, आधी दूर तक वर्टिकल जाती है, फिर डायरेक्शन अपना गाइड चेंज भी कर लेती है। तो वो भी मिसाइल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस। सर एक वो मिसाइल होती थी नाग सीरीज की, हम्म, शायद वो हमने डिस्कस वही किया मैं कह था। रहा हूँ ना, अभी हमने सिर्फ आज अग्नि डिस्कस किया। नहीं तो उसमें आप भी लोग, नहीं था ना। नहीं तो वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे सारे, देखो छोटी छोटी चीजें ना, जो अभी क्या है मेनली सबसे टॉप पे वही रहेंगी, जो रिसेंटली जिनमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो रिसेंटली न्यूज में आ रही है, ठीक है। उनको प्रायोरिटी पे रखेंगे। कुछ चीजें जो मैंने डिस्कस नहीं की होंगी, वो इसलिए क्योंकि बहुत ही अनइम्पोर्टेंट हो जाती, बट वही होगा कि सारा ही चीज अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो सारा दिमाग में इकट्ठा हो जाएगा, उसमें से क्या याद रखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए सेलेक्टेड चीजें बता रहा हूँ। ऐसे तो हम सारा डिफेंस पढ़ लेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उठाएंगे, ठीक है। बाकी ये तो जब तुम न्यूज पढ़ते हो तो ये सारे नाम आते रहते हैं दिमाग में, बट वैसा नहीं, रिसेंट में जो जो होगा उसको देखते रहना, ठीक है। तो हो गया सबका, चलो। नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, देखो, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो गाइडेड ट्रेजेक्टरी मिसाइल्स को है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैसे, कौन कौन सी जो केपेबल है, अभी हमने इनमें देखी अगली सीरीज में कितनी केपेबल थी। और जो जो भी हमारे नेवी का मेनली पढ़ेंगे, क्योंकि शिप से ज़्यादा न्यूक्लियर केपेबल जो भी सबमरीन्स प्लस न्यूक्लियर केपेबल शिप्स हैं, वॉरशिप्स, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा, ठीक है। चलो फिर, खाना खाने वालों के लिए खाना बनाइए, खाने वाले खाइए, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट परसों फिर से आगे का करते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। गुड नाइट। सर हाँ बोलो। जो साइंस के क्वेश्चंस हैं मतलब वो सिर्फ एक टेस्ट से काम चल जाएगा या प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ और? एक टेस्ट से हाँ मेनली मतलब नहीं, इस देखो वाले दो, एक तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हो जाएंगे, दूसरा करंट के, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए दो चीजें, एक तो साइंस एंड टेक का सेक्शनल टेस्ट होगा, हम्म। ठीक है। एक करंट तो अफेयर्स का वो भी सेक्शनल टेस्ट एक होगा। करंट अफेयर्स का टेस्ट अलग से, मतलब उसमें तो फिर सब चीजें मिक्स है ना शायद। हाँ, मिक्स है तो उसमें ही साइंस का ही नहीं, स्पेशली करंट अफेयर्स होगा।
तो साइंस के देखो दो ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं साइंस का। एक तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट में हाँ। फैक्ट ही होते हैं मेनली, ठीक है। यस सर। फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएंगे। पर जब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं साइंस में के, वो करंट से होते हैं। ठीक है, तो करंट का जब आप टेस्ट देंगे तो उसमें ही काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। करंट का पढ़ेंगे और करंट का टेस्ट करेंगे। करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट सेक्शन। ठीक है, बाकी सब में तो कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट भर सकते हैं, बट इन दो चीजों में मोस्टली होता है कि करंट से। थैंक यू सर। ओके, चलो गुड नाइट। गुड गुड नाइट सर। नाइट।